दोस्तों आज के सेट का पहला प्रश्न है, किस कारक या कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? देखिए इसमें पहला ऑप्शन है तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां। बिल्कुल दोस्तों, साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि जो तत्व है जो हम धरती पर जो एग्जिस्ट है इनकी कौन कौन सी विधियां हो सकती है, इनको हम किस किस विधियों से बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए तत्वों के विभिन्न स्रोत, यानी कि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जो ये तत्व जो एलिमेंट्स है कहाँ-कहाँ से हमें प्राप्त हो सकते हैं, इनके स्रोत क्या है, यानी सोर्स क्या है। तीसरा ऑप्शन देखिए तत्वों के विभिन्न गुण, यानी कि जो वैज्ञानिक थे ये भी जानना चाहते थे कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, इस आधार पर ही क्या किया गया दोस्तों, तत्वों को एक सुव्यवस्थित तरीके से क्या किया गया, सेटअप किया गया। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन दोस्तों क्या है, राइट है, तो इसका ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी थी दोस्तों, मोज़ले ने दी थी। किसने दी थी, हेनरी मोज़ले द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों जो ग्रुप है इसमें कितने 18 ग्रुप है। जो आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये क्या है, ग्रुप है। ठीक है, इनको हम हिंदी में समूह बोलते हैं। और जो ये सीधी लाइन है इस टाइप से इनकी संख्या कितनी है, 7 है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया, 3 प्रतिरोध दिए गए, R1 R2 और R3 दिए गए। ठीक है, ये किसके बीच ग्राफ है, करंट और वोल्टेज के बीच क्या ये ग्राफ बनाया गया है। तो हमें इन तीनों प्रतिरोध, जो ये 3 प्रतिरोध दिए गए दोस्तों, इनके बीच एक रिलेशन बताना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। जो स्लोप होता है दोस्तों वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, प्रतिरोध के, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो लाइन है इसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है, R3 का प्रतिरोध R3 का जो स्लोप है सबसे ज्यादा है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, और जो R2 है दोस्तों, इसका जो स्लोप है क्या है, सबसे कम है, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। और R1 का जो प्रतिरोध हो जाएगा R3 और R2 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि R1 का जो प्रतिरोध R3 से क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, और R2 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड का जो राइट आंसर ऑप्शन 4 है। ठीक है, सेकंड का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 है। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जो R1 है इसका जो प्रतिरोध है वो R2 से ज्यादा है। ठीक है, और R2 से ज्यादा है, और R3 का क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो पाइसीकरण क्या होता है, बॉडी में जो पाइसीकरण होता है उसका मतलब है कि वसा को, जो हमारी बॉडी में जो वसा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना, तोड़ देना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पाइसीकरण होता है दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, पित्त रस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पित्त रस। और पित्त रस कहाँ से निकलता है दोस्तों, यकृत से पित्त रस का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे, जैसे टाइलिन है, टाइलिन कहाँ से निकल, लार से, यानी जो लार होती है वहां से टाइलिन निकलता है। पेप्सिन कहाँ से निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, और जो बाइल होता है, जो पित्त होता है, पित्त रस कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। ठीक है, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रीज से निकलता है। ठीक है, और इस टाइप से आप एमाइलेज भी देख सकते हैं, पैनक्रीज से निकलता है। आपको ध्यान होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गोलीय दर्पण को फोकस और वक्र, एक गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में, यानी कि इनके बीच हमें संबंध बताना है। इसके बीच में f और r के बीच में हमें संबंध बताना है। तो f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है r अपॉन 2 होता है। ठीक है, f बराबर r अपॉन 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर क्या होता है, 1 अपॉन f होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर 1 अपॉन f। यहाँ पे गोलीय दर्पण की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको लेंस की क्षमता का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण किया जाता है तो मुख्य उत्पाद कौन सा बनता है इसमें। यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, जब इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया जाता है क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, वाटर बनता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा दोस्तों इसमें, इसमें बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसे हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट का। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ही लिया गया है। इसमें देखिए तो कच्चा आलू है दोस्तों। ठीक है, कच्चा आलू, यानी कि जो स्टार्च का अगर हमें पता करना है कि खाने में स्टार्च है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
इसमें हम क्या करेंगे, आयोडीन की बूंदे डालेंगे। जैसे मान लीजिए आलू है, आलू पे अगर आप आयोडीन की बूंदे डालेंगे, आलू का जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो कलर हो जाएगा ब्लू और ब्लैक हो जाएगा, यानी कि नीला, नीला और काला इसका क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। नीला और काला कलर हो जाएगा। कौन सा क्या यूज करना हमने, आयोडीन सॉल्यूशन हमें इसमें क्या करना होता है दोस्तों, यूज करना होता है। ठीक है, तो जब नीला और काला हो जाएगा इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, स्टार्च अवेलेबल है। ठीक है, स्टार्च अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डायग्राम से रिलेटेड है दोस्तों। जितने भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन है सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई भी अपनी ओर से नहीं डाला गया है। और मैं ये मतलब एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए साइंस के। तो ये डायग्राम दिया गया है दोस्तों, ये किसका है, प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उसका डायग्राम दिया गया है। ठीक है, अंदरूनी भाग का डायग्राम दिया गया है। इसमें बताना है कि जो ए भाग क्या है, बी भाग क्या है, इसका जो सी है ये कौन सा भाग है इसका, तो इसका नाम बताना है। मैं आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ बड़े उसमें। तो ये है सीधा एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो ए भाग है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ए भाग है इसका, ये वाला भाग की बात, अगर हम इस वाले भाग की बात करें तो ये वाला जो भाग है दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए वाला जो भाग है ये क्या है, ऊपरी बाह्य त्वचा है। ठीक है, ए वाला भाग ऊपरी बाह्य त्वचा है और बी वाला भाग क्या है, निचली बाह्य त्वचा। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बी वाला भाग है ये क्या है, निचली बाह्य त्वचा है। ठीक है, एक हो गया ऊपरी बाह्य त्वचा, एक होगा निचली बाह्य त्वचा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सी वाला, इस सी वाले भाग का क्या नाम है आप देख सकते हैं। सी वाला जो भाग है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल भी बोलते हैं, रक्षक कोशिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए तीसरा में क्या है, रक्षक कोशिकाएं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों डी वाला जो भाग है इसको भी देख ही लीजिए। जो डी वाला भाग होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ये डी वाला भाग इसे हम हरित लवक बोलते हैं। ठीक है, हरित लवक हम इसे बोलेंगे। और इसके बाद कौन सा बचा, ई वाला भाग बचा है दोस्तों। ई वाला भाग यहाँ पे देख सकते हैं, ई वाला भाग इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। गैसों के विनिमय के लिए कौन सा भाग सहायक होता है दोस्तों, तो रंध्र, जो स्टोमेटा होते हैं, गैसों का विनिमय इनके द्वारा ही होता है। ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो ये रक्षक कोशिकाएं होती है किसमें होती है, रक्षक कोशिकाएं क्या करती है, जो रंध्र होते हैं ना, जो स्टोमेटा होता है वो कितना ओपन होगा, इनको इनको कब ओपन होना है कब क्लोज होना है, इनका कंट्रोल कौन करती है, जो गार्ड सेल होती है। ठीक है, ये गार्ड रक्षक कोशिका इनके द्वारा। ठीक है, और जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कोशिका भित्ति होती है सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, सेलुलोज से बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, किससे बनी होती है, कोशिका कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसमें देखिए दोस्तों, जो सल्फर होता है इसको हम S8 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो फास्फोरस होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, P4 से। हम फास्फोरस को हम किसे लिखते हैं, P4 से लिखते हैं। ऑर्गन को हम एक से लिखेंगे, आर्गन आर्गन जो गैस है एक से लिखेंगे, और जो नियॉन होता है इसका भी एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर सबसे अधिकतम पूछा तो सल्फर में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 होता है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि कार्बन कार्बन के कितने बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है, और टोटल इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायग्राम, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, C6H6 है। तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कार्बन के बीच 6 बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना है, 12 है। और टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 18। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है दोस्तों, इसमें कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने, 12 है, और टोटल कितने हो जाएंगे, सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच कितना था यहाँ पे, 6 है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच कितना है यहाँ पे, 6 है दोस्तों। ठीक है, क्या है, 6 है, और कार्बन हाइड्रोजन भी 12 और टोटल 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है। पहले आप विद्युत मोटर का डायग्राम देखिए, ये आर्मेचर है। ठीक है, ये आर्मेचर है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ब्रश है, ये चुंबक है। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, चुंबक। आर्मेचर क्या होता है, चुंबक के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो आर्मेचर के भाग कौन कौन से दोस्तों, विद्युत मोटर में जो आर्मेचर है इसके भाग कौन कौन से, एक तो मृद लोहा है। ठीक है, इनमें जो जो सॉफ्ट जो सॉफ्ट लोहे का जो कोर है, एक तो ये इसका भाग है, और दूसरा क्या है, कुंडली है। यानी कि ऑप्शन एक और दो, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना कौन से भाग होते हैं, जो आर्मेचर होता है इसके भाग होता है, एक तो कौन सा होता है, एक कौन सा भाग होता है दोस्तों, एक होता है इसका, एक होता है मृदु लोह कोर, दूसरा होता है कुंडली। चुंबक इसका भाग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ जाती है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। इसके विपरीत रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होती है, ऑक्सीजन क्या होती है? रिमूव होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। लेकिन जो ये वाली जो अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका जो ये चौथी रिएक्शन है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एड्स का पूरा नाम बताना है। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है। एड्स के लिए एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, ठीक है। एलिसा टेस्ट इसका यूज किया जाता है एड्स के चेकअप के लिए, ठीक है। एड्स में एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश को निरूपित करती है। अभी आप देखिए फ्लेमिंग के नियम, देखिए दोनों नियम, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है दोस्तों? यहाँ पे पूछा है बाएं हाथ, यानी कि लेफ्ट हैंड वाला पूछा है ना। तो बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, ठीक है, और मध्यमा, इनको हम इस टाइप से रखें कि तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जो अंगूठा होता है वो बल को दिखाता है, दर्शाता है। तर्जनी क्षेत्रों को, यानी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। और ये जो बीच वाली अंगुली होती है, अंगुली होती है, क्या धारा को दिखाती है, ठीक है। इसी प्रकार से फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल नियम है, वो क्या कहता है? सेम इसी प्रकार से 90 डिग्री में तीनों को, यानी कि लंबवत में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अंगूठा है वो तो सेम यही डायरेक्शन दिखाता है कंडक्टर की। तर्जनी क्या दिखाते हैं? डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। और जो मध्यमा होती है वो क्या दिखाती है? प्रेरित धारा को दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के बारे में पूछा है। तो अंगूठा क्या दिखाएगा दोस्तों? अंगूठा बल दिखाएगा, बल की दिशा को दिखाएगा, ठीक है। और जो तर्जनी होती है वो क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये इसमें प्रिज्म दे रखा है, इसमें हमें निकालना है, क्या पता करना है कि आपतित किरण और निर्गत, आपतित मतलब ए बी, आपतित है, निर्गत मतलब जो बाहर आ रही है, ठीक है। ए बी और सी डी क्या है? ए बी क्या है? आपतित किरण है। और जो सी डी है वो क्या है? निर्गत किरण है, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कौन क्या होता है दोस्तों? जो उत्तल लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसे हम अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक है, रखा है, मतलब एक वस्तु को अभिसारी लेंस से के सामने रखा है 25 लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जो उत्तल लेंस होते हैं उनका जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन इसमें हमें निकालना है दोस्तों। तो लेंस का जो आवर्धन क्या होता है? एम बराबर वी अपॉन यू होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बड़े पेज में दिखा देता हूँ, ये लेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं आवर्धन क्या होता है? एम बराबर वी अपॉन यू होता है, ठीक है। अब एम बराबर वी की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है? यहाँ पे वी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी? प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है ना? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वी की वैल्यू 30, वी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू 30 अपॉन 25, ठीक है, माइनस के साथ। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से घटेगा, 5 छः 30, 5 पंजे 25, यानी कि -6/5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -6/5। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है, एक ही शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 में, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, जो प्रतिबिंब, जो पर्दे पर जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है ना, वो कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होते, ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए, छोटे बड़े से कोई उसका मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वास्तविक होना चाहिए। ए और बी इसका दोनों क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? मुकुलन भी अलैंगिक है, विखंडन भी अलैंगिक है, द्विविभाजन भी अलैंगिक है। जो ग्राफ्टिंग है ये अलैंगिक प्रजनन नहीं है। ग्राफ्टिंग प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? अंगूर को उगाते हैं, ठीक है। अंगूर की खेती ग्राफ्टिंग प्रोसेस से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? अब देखिए कार्बन का जो परमाणु संख्या है कितनी है दोस्तों? परमाणु क्रमांक कितना है कार्बन का? 6, तो 2 और 4, ठीक है। इसमें कितने कोष हो गए? 2 कोष हो गए, ठीक है। एक के कोष होगा, एक एल कोष है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों किसी भी कोष में, तो क्या होता है? 2n² होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है या प्रेसिपिटेट बनाती है उसे कहा जाता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दिए गए प्रतिरोध R को दो बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध जब R है इसको दो भागों में काटेंगे तो क्या होगा, R/2 R/2। ओके, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आप यहाँ देख सकते हैं जो प्रतिरोध होते हैं उनको हम दो टाइप से सेटअप करते हैं, उनका संयोजन करते हैं। ये कौन सा, ये श्रेणी क्रम में या दोस्तों ये पार्श्व क्रम में। ठीक है, आप देख सकते हैं श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से सेटअप किया जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का वैल्यू जो करंट होता है सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है। यहाँ पे क्या होता है, करंट देखिए यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि करंट यहाँ पे डिफरेंट रहता है, वोल्टेज यहाँ पे सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, क्या बोला गया कि दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव निकालना है। इसमें देखिए जो 4 ओम है ना, इसके बीच में कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज यहाँ से जा रहा है उसको निकालना है। सबसे पहले हम इन दोनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालें, कितने दोनों के दोनों किसमें श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, R1 + R2 यानी कि 10 ओम आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो V बराबर दोस्तों क्या होता है, IR होता है। I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, 5/10 यानी कि 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 एम्पियर। उसके बाद हमें निकालना है 4 ओम है जो, इससे जो प्रतिरोध है इससे कितना वोल्टेज जा रहा है, V बराबर IR। ठीक है, तो V बराबर IR, I की वैल्यू 0.5 और R की वैल्यू कितना है, 4। ठीक है, तो इसको निकाले कितना, 5 चौको 20 1, यानी कि कितना निकलेगा, 2 वोल्टेज निकलेगा, 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट मीटर। ठीक है, 2V इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी के पदों में, यानी कि इनके बीच रिलेशन निकालना है। डायरेक्ट सा देखिए जो F बराबर क्या होता है दोस्तों, R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है। लेकिन यहाँ पे कोई सा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर क्या होता है, 2F होता है। ठीक है, तो R बराबर 2F, तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। बहुत ही सिंपल है, इसका राइट आंसर है स्तन ग्रंथ है। जो स्तन ग्रंथियों में जो वृद्धि होती है किसमें होती है, ओनली फीमेल में होती है। ठीक है, किसमें होती है, ओनली फीमेल में देखने को मिलती है। बाकी ये 3 ऑप्शन कॉमन हो सकते हैं लेकिन ये सिर्फ वुमेन में नहीं, फीमेल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप को निरूपित करता है। ओम का नियम क्या कहता है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।